हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग जैसे हिंदी का सेगमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हिंदी हम लोगों का रेगुलर चल रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोगों की रीजनिंग भी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो लोगों की डिमांड इस तरह की रही है कि रीजनिंग भी स्टार्ट किया जाए, तो आज हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में जो सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स बचे हैं, उन सारे महत्वपूर्ण चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे और बाकी हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करते रहिएगा। आइए, रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और वो इतने सरल क्वेश्चन होते हैं कि लोग इस वाले टॉपिक पे कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते हैं। लेकिन इसमें लगभग 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चंस, मोस्टली 3 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिनमें से लगभग 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन ईजी होते हैं जो सभी कर लेते हैं। लेकिन कुछ 1% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं, उनकी यदि आपको समझ नहीं है तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इस क्लासिफिकेशन में किस तरह से प्रश्न आते हैं और किन किन वर्गों को हमको पढ़ना होगा। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए आपके बाकी सेगमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। जीएस का पार्ट आपका ठीक होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। मैथ की या हर चीज़ की आपकी फील्ड की जानकारी, हर सब्जेक्ट के फील्ड की जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, तभी इसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। वैसे मोस्टली लोगों के क्वेश्चन ये बहुत बेसिक होता है, तो मोस्टली क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत आसान होते हैं और हो जाते हैं सॉल्व। लेकिन कुछ एक पे ध्यान देना होता है, कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं और इत्तेफाकन हमारे गलत हो जाया करते हैं, तो वो नहीं करना, इससे बचना। इस नाते हमने इस टॉपिक को लिया है। तो आज टाइप 1 हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में टाइप 2 टाइप 3 करेंगे, जो भी हो पाएगा हम लोगों से। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, एंजॉय के साथ इसको सीखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे इसको सीखा जा सकता है। तो आज टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें देखा गया है क्या, आज वाले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप 1 में पढ़ेंगे। टाइप 1 जो इसका है वो टाइप 1 में बेटा शब्दों का वर्गीकरण है। यहाँ पर क्या होगा, शब्दों का वर्गीकरण। इसी तरह से टाइप 2 होगा, टाइप 3 में किसी और चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, वहाँ पर कुछ और चीज़ें होंगी। बहरहाल आज हम लोग मुद्दा इस पे है, शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों का कोई क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, यानी क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें से 3 कोई एक वर्ग बना रहे होंगे, चौथा उस वर्ग का नहीं होगा। क्लियर, चौथा उस वर्ग का नहीं होगा, यानी कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नाम से ही स्पष्ट है, यानी कहीं न कहीं 3 जो है एक वर्ग के होंगे, चौथा कोई एक वर्ग का नहीं होगा, उसी को आपको पहचानना है। इसमें वर्ग को पहचानना इजी, मैंने जैसा कहा कि बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। जंतुओं पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, इस पे पक्षियों पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, इसमें फसलों पर आधारित प्रश्न इसमें आते हैं, फल पर आधारित प्रश्न इसमें आते हैं, सब्जी या मसालों पर आधारित भी प्रश्न आ जाते हैं, इसमें माह महीने जो होते हैं उनमें आ जाते हैं, सप्ताह पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, शरीर पे जो अंग होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, बीमारियों में कौन से वायरस जनित है, कौन से जीवाणु जनित है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें वर्गीकरण करके क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्गीकरण में अंतरिक्ष से, ग्रह उपग्रह से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछता है। विज्ञान की जो राशियां हैं, सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा गणित से संबंधित, यानी वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, षष्ठभुज है, कौन इसमें डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। इसके अलावा वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, तो कौन कौन से, कोई 3 एक वर्ग के होंगे, चौथा कोई एक वर्ग का नहीं होगा, यानी कि मुंह से बजाए जाने वाले होंगे, कोई हाथ से बजाने वाला होगा, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो कोई डिफरेंट तरीके से होंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। 2 एक टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो इनमें से हम लोग देखेंगे, तो कुल टोटल इसमें 15-16 प्रकार के क्वेश्चन हैं, टाइप से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, जिनमें से मैं सारे के बारे में आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जंतु पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें दे देगा गाय, भैंस, बैल और मेढक, इसमें से भिन्न कौन सा है, यानी कोई 3 का एक वर्ग बन रहा होगा, चौथा वर्ग नहीं बना रहा होगा। तो इसमें देखेंगे अगर गाय है, भैंस है, बैल है, ठीक है, ये सब कैसे जानवर हैं, ये सब कैसे जानवर हैं, ये स्थल पर रहने वाले जानवर हैं। लेकिन मेढक को देखेंगे तो पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है, तो उभयचर प्राणी हो गया। ठीक है,
तो स्थलचर प्राणियों के अंतर्गत आ सकते हैं या स्तनधारी जीव के अंतर्गत भी आ सकते हैं। अब जैसा वर्गीकरण आप करना चाहें तो स्तनधारी के अंदर कर दीजिए, क्योंकि ये जानवर होते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं, तो इनका वर्गीकरण ज़्यादा बेहतर यही है कि इनको वर्गीकरण को आप स्तनधारी में कर दीजिए या उभयचर कर लीजिए, या कई स्थलचर होते हैं, ऐसा भी आपका वर्गीकरण हो सकता है। ये स्थल पे रहने वाले जीव हैं तो स्थलचर हो गए, और ये उभयचर हो गया प्राणी जो कि पानी में भी रहेगा और उसमें रहेगा। तो ये वर्गीकरण आपको इस तरह से पहचानना आपको होगा, तो मेढक इसमें से आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखते हैं दूसरा इसी पे जंतु पे आधारित क्वेश्चन है, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली है, व्हेल है, यानी कि अब इसमें कौन आपका अलग है। तो अगर आप पानी से, जैसे यहाँ पर देखा उभयचर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मगरमच्छ है, व्हेल है, दोनों ऐसे हैं कि भाई ये तो उभयचर के अंतर्गत आपका आ जाएगा। मगरमच्छ मोस्टली देखिए पानी में रहता है लेकिन स्थल पे भी रहता है, लेकिन वहीं पर ही आप देख लेंगे कुछ सांप ऐसे मिलेंगे जो पानी में भी रहते हैं और जल स्थल पे भी रहते हैं, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन आपको इसको वर्गीकरण कैसे पहचानना है, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली और व्हेल है, तो एक तीनों को अगर आप देखेंगे तो तीनों किस तरह से चलते हैं, ये रेप्टाइल वर्ग के हैं, सरीसृप वर्ग के ये आपके जीव हैं जो रेंग करके चलते हैं, जमीन पर रेंग करके चलने वाले हैं। और व्हेल जो आपकी है ये मछली है, ये स्तनधारी है, इसका एक अंतर ये है, और दूसरा पानी में भी रहती है, तो पानी में मगरमच्छ भी रहता है, तो इस नाते पानी वाले के सेगमेंट को हटा देना है। ये स्तनधारी यानी बच्चे पैदा करता है ये, और मोस्टली ये सब क्या करेंगे, अंडे ही होते हैं, इनके सांप के भी अंडे होते हैं और मगरमच्छ भी इसी तरह से है आपका। और लेकिन इसमें से ज़्यादातर आपको रेप्टाइल सरीसृप वर्ग के होंगे, यानी कि ये रेंग के चलने वाले जीव हैं, और ये रेंग के चलने वाले नहीं, ये तैरने वाला जीव है। ठीक है, इस तरह से कभी कभी आप इसमें बहुत डीप में जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी, इस नाते आपको एक बार ऐसे बना देना है कि ये रेप्टाइल वर्ग के, सरीसृप वर्ग के आपके हैं। ठीक है, यानी रेंग के चलने वाले जीवों में से हैं आपकी, और ये आपका रेंग के चलने वाला नहीं, ये तैरने वाला है, और बच्चे भी पैदा करता है ये। ठीक है, तो इस तरह के सेंस में है। उसी तरह से पक्षियों में भी देखेंगे बेटा, पक्षी पर आधारित प्रश्न है, जैसे तोता है, चील है, कबूतर है और मैना है, तो इसमें कौन डिफरेंट हो जाएगा भाई। अब आप सोचेंगे छोटा है, बड़ा है, कुछ इस टाइप का सोचना शुरू कर देंगे, हो सकता है ऐसे भी कुछ भाई सोच रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ हो मे बी ऐसे भी चीज़ें हैं, बड़े बड़े जीवों को ले लिया तो ऐसा भी कभी अंतर कर, लेकिन इसमें क्या किया है, तोता है, चील है, कबूतर है और मैना में अगर देखा जाए तो तोता, चील, कबूतर, मैना, क्या आप गेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, चील के बारे में एक विशेष पक्षी होता है चील, आप इसके बारे में जानते हैं, तो ये क्या है, ये शाकाहारी नहीं, मांसाहारी। बाकी तोते को देखिए, कबूतर को देखिए, मैने को देखिए, ये जो है मतलब जो है आपके शाकाहारी जीव हैं, और ये क्या है, मांसाहारी जीव है। एक तो ये है, इस अंतर हो सकता है। दूसरी आप ये भी कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत दीर्घगामी जीने वाला जीव है, लंबा सीक्वेंस में आप समझेंगे तो ये दोनों से सबसे भिन्न है, ये बड़ा जीव है। इन सबसे जो है देखेंगे तो बड़े जीव के तौर पे भी आपको दिखाई देगा, तो एक सेकंड से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी और मांसाहारी का है, तो इसमें देख लीजिएगा। बाकी ये सब शाकाहारी जीव हैं, कभी आप कबूतर को मांस खाते हुए नहीं देखेंगे, मैने को भी नहीं देखेंगे, लेकिन चील तो वही खाता ही है, तो ये सबसे आसान है आपको इस नाते इस तरह से देखिए। उसी तरह से एक वर्ग यही बन रहा है बेटा। वर्ग बनाने में सबसे ज़्यादा मतलब खासियत होती है, ज़बरदस्ती कोई वर्ग नहीं बनाए जाते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको ये बातें कह दे रहा हूँ कि इस तरह से मान लो ये क्वेश्चन दिया, कोई और क्वेश्चन दे तो आपका दिमाग कैसे जाएगा। जैसे मैं सीधे अगर बता दूं सारी चीज़ों को कि यही है, तो आपको हो भी सकता है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे कोई वर्ग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो वहाँ ऐसे गैस करेंगे, आप कुछ अनुमान लगाएंगे, गैस करेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन सही जाएगा आपका। ठीक है, जिन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब तो परीक्षाओं में, छोटे से छोटी परीक्षाओं में बेटा निगेटिव मार्किंग का चलन आ गया है। तो कोई भी क्वेश्चन, अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप डाउटफुल हैं, डाउट आपको बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको आसान लगेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन छूट गया यार मेरा, मैंने इस नाते नहीं किया कि इसमें कहीं निगेटिव ना हो जाए, तो ये कॉन्फिडेंस, यही सब आपके एक एक नंबर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? ओके, आइए आगे मुद्दे पे बात करते हैं। फसल पर आधारित है, उसमें देखते हैं हम लोग, जैसे चावल है, मक्का है, गेहूं है और ज्वार है, तो इसमें बेटा क्या डिफरेंट हो सकता है, आप जरा गेस करिए। इसमें चावल है, मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह पे डिपेंड करेगा। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये देख लीजिए कि इस तरह के जब क्वेश्चन आवे तो सीधा आपको देखना है कि कौन से मौसम की कौन सी फसल है, यानी रबी है, खरीफ है और जायद है, 3 तरह की फसलें होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत है, तो आप जब साइंस ज्योग्राफी पढ़े होते, जो पढ़े होंगे वो बच्चे जान रहे होंगे कि किस वर्ग में आता है। तो कौन से विंटर के मौसम में बोई जाती फसलें, यानी रबी के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कौन सी खरीफ के फसलें बोली, यानी बरसात वाली फसलें कौन कौन से। तो इसमें देखेंगे मोस्टली फसलें, यानी चावल है कब बोया जाता है, बरसात के मौसम में, और मक्का और ज्वार के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये भी जायद की फसलें हैं, ये आप खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, जो कि आपकी जुलाई बरसात के मौसम में बोई जाती है, और एक गेहूं जो आपकी है रबी की फसल है, ठीक है, जो कि ठंडक के मौसम में बोई जाती है। ठीक,
तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो रबी है और बाकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। जायद में आपका तरबूज, खरबूज, इस तरह की जो फसलें आती हैं वो सब आपकी आती हैं। ठीक है, अगला है बेटा फसल पे आधारित हो, फसल और भी दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ फसल पर आधारित है, ये फल पर आधारित है, सॉरी ये फल पर आधारित है, बेस्ड है। तो इसमें क्या देखिए, अनार भी एक फल है, काजू भी एक फल है, बादाम भी एक फल है, अखरोट भी एक फल है। तो देख करके ही शायद आप बता दिए होंगे मुझे लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये ऐसा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन से भी ट्रिपिकल आ सकता है, कुछ ऐसे फल का नाम दे देगा जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा, जो नहीं जाना आप जान रहे होंगे, तो उसमें भी आपको गेस करना होगा। ये सूखे फल हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये सब सूखे फल हैं। और ये देखिए ये क्या है, ताज़ा फल है, यानी कि वृक्ष से लगा हुआ फल है, ठीक है। तो इस तरह से कहिए, या रस्से वाला फल कह सकते हैं। बाकी ये सब सॉलिड फल है, सूखे फल है, मजबूत फल है, ठीक है, ठोस है। इनके लिए आपको मजबूत दांतों की जरूरत पड़ेगी, हालांकि काजू नहीं तो बादाम के लिए तो पड़ेगी थोड़ी सी आपको दांतों की जरूरत। इसके लिए थोड़ा कमज़ोर भी दांत है तो चल जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी रामदेव जी का आप यूज करिए, बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट, तो दांत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। सब्जी के बारे में देखिए, सब्जी और मसालों पर आधारित जो प्रश्न है बच्चों, उस पर क्या होगा आप लोगों का। इसमें क्या है, जैसे सेम है, बोरो है, बीन्स है, लौकी है। अब भैया इसमें क्या अंतर होगा जरा बताइए आप लोग, गेस करिए क्या हो सकता है। सेम है, ठीक है, सेम है, बीन्स है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या, ये इसमें से कौन डिफरेंट आपको लग रहा है, तो जरा देखिएगा ये सेम कैसा होता है, आपने देखा है कभी मटर देखी है ना आप लोगों ने, तो बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे जान रहे होंगे, जैसे मटर होता है सेम उसी के कंडीशन की आपकी जो है सेम की स्थिति होती है। बीन्स में भी आप देखेंगे तो सेम ऐसे कंडीशन में होती है, यानी रेशे वाली फसलें हैं ये सब, ठीक है। और बोरो भी रेशे वाली ही फसल है आपकी, और लेकिन लौकी को देखेंगे तो ये रेशे वाली फसल नहीं है आपकी, ठीक है। तो एक तरह से या कहिए द्विफली ये सब होती हैं, द्विफसल मतलब दाल वाली टाइप की, इसको निकालेंगे तो दो भागों में बढ़ जाएंगे सभी, लेकिन ये लौकी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लौकी डिफरेंट हो गई इसमें से आपको, ठीक। दूसरा जैसे है इस पे देखिए सब्जी पर आधारित है, जैसे चुकंदर हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, गाजर है। इसमें कौन अंतर है भैया जरा बताइए आप लोग। तो इसमें आपको मालूम होना है कि कौन सी जड़ हैं और कौन से तने हैं। तो तने पे आधारित फसलें कौन सी है, जड़ पे आधारित। तो आप देखें आलू पढ़े होंगे आप लोग, आलू क्या है, एक तना है। बाकी अगर चुकंदर देखेंगे, मूली देखेंगे, गाजर, ये सब जड़ हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब माह पर आधारित देखते हैं बेटा, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, ये 4 महीने दिए हैं। तो कौन सा डिफरेंट है इसमें से, तो जरा देखिएगा। इसमें जुलाई कितने दिन की होती है, 31 की होती है। अगस्त भी कितना होता है, 31 दिन का होता है। सितंबर आपका 30 दिन का होता है, और अक्टूबर 31 का होता है, ठीक है। तो इसमें अंतर कौन है, सितंबर। तो यहाँ पूछने का मतलब है, अगर महीनों और की संख्याओं से अगर आता है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली ये ध्यान में रखिएगा कि कौन डिफरेंट है, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा कि पहला जो महीना होता है जनवरी का, वो 31 का होता है। फिर इसके बाद फरवरी तो सभी को मालूम है कि 30 का होता ही नहीं, 28 या 29 में से कोई एक होगा। साधारण वर्ष या लिपि वर्ष के ऊपर बेस्ड करेगा कि महीना कौन सा, मतलब ईयर कौन सा है। साधारण वर्ष का होगा तो वहाँ पे 28 का होगा, लिपि वर्ष होगा तो 29 का होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मार्च का जो महीना आता है वो फिर 30 का हो जाता है, 31 का हो जाता है, 31 का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात सीक्वेंस हमेशा चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि जनवरी और दिसंबर पहला और आखिरी 31 का होगा। उसके बाद 7वां जुलाई के बाद, मतलब जुलाई वाला महीना, जुलाई और अगस्त 2 लगातार महीने पूरे कैलेंडर में अगर हम जो है 12 महीने देखेंगे, 12 महीनों में आप याद करने का एक सीधा तरीका रखिएगा कि दिसंबर और जनवरी, ठीक है, 31 के होते हैं। उसी तरह जुलाई और अगस्त ये भी 31 का होता है। बाकी के सारे महीने जो चलते हैं एक छोड़ करके, मतलब 31 के बाद वाला 30 होगा, 31 होगा, फिर 30 होगा, 31। जैसे आप चेक करके देख लीजिए, जैसे जनवरी है तो जनवरी के बाद में अगला महीना जो है आपका फरवरी आता है, तो 28-29 का होता है, ठीक है। तो सबको पता है। फिर उसके बाद तुरंत अगर जाएंगे मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, सबको पता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जुलाई और अगस्त मैंने लगातार बताए थे 31 के होते हैं। सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर आपका 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है। ये एक तरीके हैं आपको जिसको आप यूज करते हुए कभी कोई महीने से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। सीक्वेंस में भी ऐसे रख सकते हैं आप, याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। जो आप यहाँ से जनवरी स्टार्ट करिएगा और फिर ये सीक्वेंस इसी पर क्रम अपनी बनाते हुए चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जनवरी आपकी है, फिर नीचे वाले हिस्से में एक पार्ट करिएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जनवरी हो गई। फिर इसके बाद में दूसरा वाला जो नीचे हिस्से पड़ेगा वो 30 या आपका जो भी है फरवरी 28-29 का पड़ेगा, तो 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा,
जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई होगा। अब फिर वहीं से स्टार्ट कर दिएगा, जुलाई के बाद तुरंत वहीं ऊंचे वाले हिस्से से स्टार्ट करिएगा, या तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो जो ऊंचे पे हिस्सा पड़ेगा ये खत्म हो जा रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अगस्त, फिर ऊंचाई पे पड़ा। तो ये लगातार आपके महीने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ गया आपका अंग्रेजी के शरीर के अंगों के आधार पर शरीर का अंग देखते हैं। तो देखते हैं बेटा, आँख है, मुंह है, फेफड़ा है और नाक है। भाई फेफड़ा तो इसमें बड़ा फेमस हो गया है, ये समझ लीजिए। जिसको फेफड़े की, पहले लोग अपनी किडनी बचाते थे, लीवर बचाते थे, अभी फेफड़ा बचाना है ना। कोरोना पीरियड में क्या इफेक्टिव हो रहा है, लीवर उवर तो गया अपनी जगह पे भाई, वो सब नहीं, अभी फेफड़ा बचाने की ज़रूरत है, नाक बचाने, कुछ भी कहीं अंदर ना चला जाए, है ना। कोरोना से बचना है ना। देखिए नया वेरिएंट आ गया है और वो क्या कर रहा है कि फिर से कोरोना की लहर आने वाली है। हालांकि इंडियन बहुत मजबूत है और अपने वो सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा भाई। कोरोना एक हल्की चीज़ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बीमारी हो चुकी है, पैंडेमिक डिजीज़ है, ठीक है। तो एक महामारी है ये, इससे बचना होगा और आप लोग एहतियात बरतिएगा। बहरहाल उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हिस्सा होता है आपका, फेफड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। आ गया तो मैंने बता दिया। आँख है, मुँह है और नाक है, ये सब कहाँ है भाई, गले के ऊपर वाले हिस्से हैं। ये सब कहाँ है, गले के ऊपर वाले हैं। बाकी गले के नीचे वाले हिस्से में फेफड़ा हो गया आपका, ये अलग हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये अंतर हो गया बच्चों। अगला बीमारी से संबंधित है, जैसे टिटनेस है, निमोनिया है, प्लेग है, मिसल्स है। तो क्या भैया इसमें देखेंगे जरा क्या अंतर आ रहा है आपको। तो मैंने बताया जीवाणु जनित या विषाणु जनित आपको कोई रोग होते हैं। तो आप जरा देखिएगा, ये जीएस का भी प्रश्न आपको बन जाएगा एक, ये जीएस का भी है, रीजनिंग का भी है, दोनों बनते हैं। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, आप लोग देख के आए होंगे, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदी पूछ रहा है या आपका रीजनिंग पूछ रहा है कि जीएस में, जीएस का वाला पार्ट है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे, मैं चर्चा उस पर करूंगा, लेकिन अभी इस पर देखते हैं। तो टिटनेस जो है ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया है, ये भी जीवाणु जनित होता है, छोटे बच्चों को होता है। भारत की तो महामारी का बहुत बड़ा दौर था, जब गरीब बच्चे हुआ करते, गरीब परिवारों में मैक्सिमम बच्चे निमोनिया से ही मर जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी डेंजरस बीमारी है, गरीबों की, उत्तर भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या की बीमारी है ये। और उसके अलावा प्लेग है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। और इसके बाद मिसल्स देखेंगे, ये विषाणु जनित है, वायरस जनित है, ठीक है। बाकी जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, बैक्टीरिया है और ये वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। ये जीवाणु जनित तीनों हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा का मिसल्स हो जाएगा, जो विषाणु रहती। उसके अलावा बेटा अंतरिक्ष है, ग्रह है, उपग्रह से संबंधित जो प्रश्न है उनमें देखना है। तो क्या बताना है इसमें, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। तो आप लोग जान रहे होंगे ये। बाकी देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है ये सब ग्रह हैं और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो इस नाते कैटेगरी से अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विज्ञान की राशियों और इकाइयों से संबंधित जो प्रश्न है बेटा उसमें देखेंगे, जैसे कैलोरी है, उष्मा है, कार्य है, बल है। तो क्या करेंगे भाई इसमें, तो देखिए इसमें क्या, कैलोरी क्या है, ये मात्रक है, ठीक है। कैलोरी क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, उष्मा का मात्रक है कैलोरी। और यहाँ पर उष्मा को देखेंगे, कार्य को देखेंगे, ये सब क्या है, ये सब आपके ये सब आपके क्या है, राशियां हैं, ठीक है। तो राशियां हैं सब, उष्मा है, कार्य है, बल है, ये सब राशियां आपकी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, गणित पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, रेखा गणित है, बीजगणित है, त्रिकोणमिति है। तो आप देखेंगे गणित के अंतर्गत क्या आता है, रेखा गणित आता है, बीजगणित आता है, त्रिकोणमिति आता है। तो यहाँ पे गणित हो जाएगा आपका, क्लियर। इसके अलावा देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आधारित क्वेश्चन है, उसमें क्या है, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी कह रहा है, महाराष्ट्र कह रहा है, लक्षद्वीप कह रहा है, दादर और नागर हवेली कह रहा है। तो जरा जान लीजिए आप लोग, अच्छी तरीके से पता होगा सभी को। इसमें क्या है कि पांडिचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है भैया, लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश है, आपका दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। तो महाराष्ट्र क्या है, ये राज्य है, स्टेट है, तो डिफरेंट हो गया सबसे। तो ये चीज़ हो गई। फिर अगर आप वाद्य यंत्रों पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक मिनट में। बांसुरी है, वायलिन है, गिटार है, हारमोनियम है, कौन डिफरेंट है भैया, जरा देखिए। तो इसमें तो बांसुरी क्या होती है, कहाँ से बजाई जाती है, मुंह से बजाई जाती है ना। वायलिन है, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो फिल्मों में हीरो वगैरह बजाते हैं, है ना। तो मोहब्बतें मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा वो वायलिन बजा रहे थे, वही है वो, ठीक है। गिटार है, वो भी जानते हैं, अक्सर लोग बजाते रहते हैं वो वाला। इसके बाद हारमोनियम है, वो भी तो देखे होंगे, है ना। तो ठीक है, ये सब हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं और ये बांसुरी जो है आपके मुंह से बजाने वाला है। और कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि द्विविमीय और या त्रिविमीय आकृतियों पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसमें कैसे प्रश्न आते हैं बच्चों, जैसे आ गया आयत है, वर्ग है,
गोला है, वृत्त है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आयत की एक संरचना होती है, निश्चित संरचना होती है, आयत वैसे ही बनेगा, यानी कि इसकी दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होंगी और आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी, आयत हो गया, आयत हो गया। इसके वर्ग देखेंगे तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी, है ना, चारों भुजाएं समान होंगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये ही होगा, ठीक है। तो ये वर्ग के लिए, और वृत्त के लिए क्या है, तो वृत्त तो गोल होगा, ठीक है। लेकिन गोला अगर देखेंगे तो गोला कोई जरूरी नहीं, गोला बिल्कुल एक निर्धारित नहीं, वृत्त होगा तो वृत्त का उस पर क्या होगा, वृत्त पर अगर आप देखेंगे और रख करके अगर आप करेंगे तो हर तरफ समान होगा, ठीक है। इस नाते ये अलग हो जाएगा, गोला एक अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। गोले का शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गोले का एक निश्चित मतलब वृत्त की संरचना में ही गोला हो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे आप प्लाटों को देखेंगे जगहों पे तो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, इतना लंबा ऐसे ऐसे है, तो क्या होता है, गोल है लेकिन वो वृत्त नहीं है, ठीक है। तो ये एक मानक, ये आप एक तरह से ज्यामितीय आधार पर सब बेस्ड है और ये नहीं, ज्यामिति पे नहीं बेस्ड है गोला, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्नूकर है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऐसा खेल है कि जो डिफरेंट है इनमें से। तो जरा देखिए, बैडमिंटन है, ये कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्रिकेट है, ये भी अपना खेला जाता है। हॉकी है तो ये भी तो अपना स्टेडियम में खेला जाएगा, इसका मतलब एक कोर्ट होगा। और स्नूकर, हाँ देखिए ये पकड़ में आ गया। स्नूकर क्या होता है जानते हैं, वो जो गेम खेले जाते हैं फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, हीरो विलेन और जो गोले होते हैं, एक टेबल होता है ना, कैरम बोर्ड की तरह गोल गोल गोले होते हैं, गोले पे स्टिक से मारा जाता है उस पर और गोले को उसको होल में डाला जाता है, ठीक है। वो स्नूकर गेम होता है, ठीक है। स्नूकर गेम क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, इंडोर खेला जाता है, कमरे के अंदर। अक्सर देखा होगा पार्टी वगैरह में विलेन या हीरो इस तरह के गेम खेलते रहते हैं, तो स्नूकर ये होता है स्नूकर गेम, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, ये आउटडोर खेलने वाले गेम है। क्रिकेट आप कमरे में नहीं खेल सकते हैं, आउटडोर इसके स्टेडियम में जाना पड़ेगा, जो उसके मानक है उसमें खेलना पड़ेगा। हॉकी भी ऐसे ही है, बैडमिंटन के लिए भी कोर्ट पे जाना पड़ेगा, तो ये आउटडोर सब स्टेडियम है। इंडोर में केवल स्नूकर ही आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। तो ये तो टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए बेटा, जो कि आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे इससे और काफ़ी से लाभ आपको मिलेगा। जो बच्चे नए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और जो सीनियर हैं उनको थोड़ी समझ, कहीं जो आध क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस रहते रहे होंगे, वो उम्मीद है कि वो भी समाप्त हो चुके होंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, जो इसके टाइप हैं, टाइप 2 और टाइप 3 के साथ मिलेंगे। और आप लोग ऐसे ही चैनल को हमारे देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी मैसेज करिए, उनको भी शेयर करिए, और अच्छे से आप भी पढ़िए, उनको भी बताइए। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। और आप लोग इतना अच्छे से चैनल पे टाइम दे रहे हैं और आप लोगों के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी होती है हम लोगों को भी। और आप लोग भी कमेंट जो करते हैं, चीज़ें बताते हैं, इससे हम लोगों को समझ मिलती है, सीख मिलती है। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।